प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं महेंद्र करता हूं आपका स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है। इस हफ्ते के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रकट किए गए ये विचार। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल आपने देखा होगा अक्सर घर की छतों पर, बड़ी इमारतों पर, सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल चमकते हुए दिखाई देते हैं। लोग अब इसके महत्व को समझ रहे हैं और खुले मन से अपना रहे हैं। हमारे देश पर सूर्यदेव की इतनी कृपा है तो क्यों न उनकी दी हुई उस ऊर्जा का पूरा उपयोग करें। साथियों, सोलर पावर से किसानों की जिंदगी भी बदल रही है। वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा है। ये बदलाव आ रहा है सोलर पंप से और सोलर राइस मिल से। आज देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी है। इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है। साथियों, बिहार की देवकी जी ने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। देवकी जी, उनका जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में शादी हो गई, छोटा सा खेत, 4 बच्चों की जिम्मेदारी और भविष्य की कोई साफ तस्वीर नहीं, लेकिन उनका हौसला कभी टूटा नहीं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। सोलर दीदी के इस अभियान में गांव के दूसरे किसान भी जुड़ गए हैं। उनकी फसलें हरी भरी होने लगी हैं, आमदनी बढ़ने लगी। साथियों, पहले देवकी जी की जिंदगी 4 दीवारी के भीतर सिमटी हुई थी, लेकिन आज वो पूरे आत्मविश्वास से अपना काम कर रही है। सोलर दीदी बनकर पैसे कमा रही है और सबसे दिलचस्प बात की, वो क्षेत्र के किसानों से यूपीआई के जरिए पेमेंट लेती है। अब पूरे गांव में उन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है। रतनपुरा मुजफ्फरपुर बिहार की देवकी जी यानी सोलर दीदी से हमने फोन पर बात की। सबसे पहले हमने देवकी जी से जानना चाहा कि सौर ऊर्जा के इस पुनीत कार्य को जब उन्होंने शुरू किया तो उन्हें गांव वालों और दूसरे लोगों का कितना सहयोग मिला। कोई सहयोग न घर वाला से न गांव समाज से। शुरुआत में जैसे जीविका से पता चल ना, आगा खान के स्टाफ चलखिन सब बतलखिन तो हम शुरुआत के लिए अथी कलिए, लेकिन घर में बतली तो घर के आदमी से कोई न सहयोग दिल कर झूठ है, फ्रॉड है, सब चक्कर में न रहेला। तो हम गिली चुरा के पूसा देख के अली तो हमरा बहुत अच्छा लगल घर में। तो हम कहली कि घर वाला के तो जॉबो छूट गेल है, कहाँ से लइए पैसा न लइए। तो फिर की भेल से कहली कर्जा उर्जा करेला तो कहती न सब फ्रॉड हो तो कर्जा न लो, सब चक्कर में न रहा। तैयो हम गाँव जी कर्जा मांगे तो सब कहीं तोरा न चिन्ह छियो, तोरा न देवो पैसा उसा, घर वाला के जॉब छूट गेल हो, कौन देता पैसा, हम कहीं कमा के देम। तैयो सब कहीं न देवो हम तोरा पैसा उसा, न लौटेगा तब जाके हम 10% पर 5% पर हम कर्जा लेके कुछ अपना बेटा कर्जा उर्जा करके तब 1 लाख रुपया कर ले तो बोर कर ली। बोर करेला के बाद भी हम 1 महीना के बाद हमरा सोलर पैनल मिले। सोलर जब लगल तो हम पहला दिन 5 किसान के पानी दिलिए। तब इनकम देख लेकिन तब घर वाला आप सपोर्ट में हथिन। पहले झगड़ा उगड़ा करते रहलखिन से वालू नहीं, सब ठक हो गई। सबके चक्कर में न रहेला, न गारे देथिन न कुछ।
खूब झगड़ा झंझट हुई घर में, तैयो भी हम हार न मानली। हम कहली लगेबे तो लगेबे। अब एक सच खाई छी या दूसर का सजला सहई छी, तो हम बैठला से घर में कोनो फायदा नहीं। के लेल हम कोई काम करे के लेल हिम्मत बढ़ा के हम निकल गए, लेकिन हम ये काम लगा के हम बहुत खुश थे। प्रधानमंत्री जी ने जब आपका उल्लेख किया मन की बात में, उसके बाद से क्या प्रभाव पड़ा? ओकरा बाद हमारा गांव समाज सब बढ़िया से इज्जत भाव सब कर रहल है से अपने के ई काम ऐसा क लेली से अहाँ के प्रधानमंत्री जी नाम ले लेला, सलाम करैया। का हमहू से क ले रहती आज हमरो सबके नाम निकल। हाँ तो प्रधानमंत्री जी से मिल के आयल थी 5 जून के। हाँ ऐसा भाग्यशाली तो कोई न हो। अब आगे आप क्या करना चाहती हैं? आगे हम करेला चाहे थी फिर एक आध गो बिजनेस वही तर कोई खड़ा कर दी। पैसे नहीं अभी तो खड़ा कर दे एक आध बार बिजनेस वही तर। अभी एगो बिजनेस से मान लो घर चले कर्जा से दई छे या 4 गो बच्चा है तो शादी ब्याह के ना होते। हमारा पति की नौकरी चल मिल जाती है स्टेट बैंक में तो हम बड़ा खुश हो जाती। दूसरी महिलाएं आपसे प्रेरणा लेकर ये काम करना चाहें, उन्हें क्या कहेंगी? हम तो कहली जे दीदी पूछिन तो सुनीतो दीदी अलखिन पूछे तो हम उनको लगवाइए दिलिये। कहली बढ़ू अहूँ आगे, अहूँ लगवा लू, अहूँ कमाऊ, निर्भर दूसरा पर कहला रहो, अपना से निर्भर रहो। तो वो लगवा लेकिन बात पर सुनीता दीदी डरिया में जे दीदी अब सबके हम बता दी लगा लू, अच्छा चीज है। एकदा पूंजी लागल है, बार बार लगावे के ना है। मन की बात में जब प्रधानमंत्री जी ने आपका उल्लेख किया, आपको सोलर दीदी कहकर पुकारा, उसके बाद आपके घर वाले और दूसरे लोगों का सहयोग आपको ज्यादा मिलने लगा है या कम मिलने लगा है या वैसा ही मिल रहा है? ना ज्यादा मिल रहा है। अब घरों वाला के सहयोग ज्यादा है, गाँव समाज के पतियों प्रदार के सबके सहयोग है। हम घर के आदमी कोई का नाम निकाल देगा। देवकी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका आभार। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, आप निदेशक हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के। डॉक्टर रेहान, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर रेहान, सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का जब भी जिक्र आता है तो भारत का नाम आगे लिया जाता है। इस लिहाज से आगे लिया जाता है कि यहाँ पर देश के लगभग काफी हिस्सों में या ज्यादातर हिस्सों में सूरज देवता की मेहरबानी है। इन सब के बावजूद ये कहा जाता है कि सौर ऊर्जा का हमारे यहाँ पर अभी इतना इस्तेमाल नहीं हो पाया, इतनी हम टैपिंग नहीं कर पाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अहम टॉपिक है। आपने 2 सवाल किए। पहला तो ये कि हमारे देश को कहा जाता है कि सौर ऊर्जा के लिए बहुत सूटेबल है, तो ये बिल्कुल ठीक है। हम जब टेक्निकल बात करें तो ये माना जाता है कि जिस जगह 300 से ज़्यादा खुले दिन होंगे वो एक आइडियल जगह है सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए। तो हमारे देश की ज़्यादातर जगहों पर 300 से ज़्यादा दिन है जब हमें खुला दिन मिलता है, सूरज की रोशनी होती है। तो इस लिहाज से हमारा देश इसके लिए आइडियल लोकेशन है। दूसरा सवाल आपने किया कि क्या स्टेटस है, किस तरह का अडॉप्शन हुआ है, किस तरह से लोगों ने अपनाया है इसको। तो तकनीक तो ये काफ़ी सालों से थी, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चैलेंजेस थे। जो हम बिजली लेते हैं, वो ग्रिड से जो बिजली लेते हैं उसके साथ इसको कनेक्ट करने में कुछ तकनीकी चैलेंजेस थे। उनका निवारण कुछ साल पहले हुआ, उसके बाद ही इसका अडॉप्शन बढ़ा है। उस लिहाज से हमारे देश ने खास तौर से पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से इसमें तरक्की की है। और अगर आप देखें तो इवन जो G20 देश हैं उनमें भी हम सबसे आगे हैं इसको अपनाने में। रेहान साहब, थोड़ी सी बात करते हैं तकनीक की। ये जिक्र आता है कि तकनीक ज्यादातर पश्चिमी देशों ने सौर ऊर्जा की बनाई है और उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है जो उपकरण होते हैं, तो ये कहा जाता है कि उपकरण भी ज्यादातर जो है वो चीन में बनाए जाते हैं। तो बताइए कि तकनीक भी बाहर से, उपकरण भी बाहर से, ये स्थिति हम भारत में कैसे ला पाएंगे? देखिए, सौर ऊर्जा को जब हम अपनाने की बात करते हैं तो इसके 3 कंपोनेंट आप समझ लीजिए मेन है। एक कहलाता है सोलर पैनल, एक कहलाता है इन्वर्टर और एक है जब हम ऑफ ग्रिड जिस सिस्टम को कहते हैं उसे बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो सोलर पैनल इसका सबसे अहम पार्ट है। उसमें हम बड़ी तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं पिछले 4-5 सालों में। भारत कहा जाता है कि इसका ज्यादातर हिस्सा चीन से आता है, ये सच है? नहीं, अभी देखिए हमारे पास 100 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट के करीब पैनल बनाने की क्षमता देश में है। वो जो कि सरकार की स्कीम है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, उसके तहत लोग रजिस्टर करते हैं। हमारा संस्थान उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो हमारे यहाँ पैनल के ऊपर बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ हम चले गए। पैनल को बनाने में जो सेल इस्तेमाल होता है उसकी तरफ भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। ऐसी एक स्कीम उसके अंदर भी आ गई है और अगले साल से वो मैंडेटरी हो जाएगी। तो हम इसमें बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं। ये बताएं कि सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल लगभग देश में अभी कितने फीसदी लोग कर पा रहे हैं? मैं इसमें थोड़ा आपको ये बताऊं हमारे देश के जो लक्ष्य हैं। इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्लासगो में 5 टारगेट बताए थे जिनको कि हम पंचामृत बोलते हैं। तो उसमें हमारा
टारगेट था कि हम सन 2030 तक हमारे देश में बिजली बनाने के जितने भी सेटअप होगा उसका 50% हम गैर जीवाश्म नॉन फॉसिल यानी कि जिसमें सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, बायो है, उससे करेंगे। तो ये लक्ष्य हमने 5 साल पहले ही अभी पिछले महीने हमने इसको हासिल कर लिया। आज की तारीख में हमारे देश का 50% से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो सिस्टम है, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं गैर जीवाश्म है, उसमें से सबसे बड़ा जो शेयर है वो सोलर एनर्जी का है। तो सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो हम कुछ महीने पहले 100 गीगावाट को क्रॉस कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 292 गीगावाट हमें ले जाना है सिर्फ सौर एनर्जी को, और टोटल जो गैर जीवाश्म एनर्जी होगी वो 500 गीगावाट करनी होगी। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि हम जो डेवलपमेंट्स हैं हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे और हो सकता है इसको क्रॉस भी कर लें। डॉक्टर रेहान, भारत से बाहर चलते हैं। कई देश मिलकर सौर ऊर्जा का निर्माण भी करेंगे और भारत उसका एक एक्टिव मेंबर है। यूं कहें कि भारत की पहल पर हुआ। बताएं कि ये क्या मिशन है और इसमें क्या क्या कामयाबियां हमें मिली है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के 2 इनिशिएटिव हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसे कि हमारा देश लीड कर रहा है, हम कोऑर्डिनेट कर रहा है, और उसके अंदर 100 से ज़्यादा देश जुड़े हैं। आइडिया ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है सोलर एनर्जी को लेकर उसको हम दूसरे देशों को, खास तौर से वो देश जहाँ पे कि हमारे देश की तरह सोलर एनर्जी अवेलेबल है, सूरज की रोशनी अवेलेबल है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते। तो वो हमारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव काम कर रहा है। हम दूसरे देशों के साथ मिलके हम एक दूसरे सीख रहे हैं, एक दूसरे से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक ये दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम बोलते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो आइडिया ये है कि सूरज की रोशनी एक जैसी अवेलेबल है बहुत सारे देशों में, बहुत सारी जगह पे, लेकिन अलग अलग टाइम पर। तो किस तरह से हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करें कि मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम सोलर एनर्जी पर निर्भर हो सकें, जिससे जो हमारे कोयले पर डिपेंडेंस थी या गैस पर डिपेंडेंस थी वो कम हो सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको भी काफी एक्सेप्टेंस मिली है और लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसी से जुड़ा फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि ये सौर ऊर्जा का निर्माण अगर हम कर पा रहे हैं एक ग्रिड के जरिए, अभी तो जो कोयले से या दूसरे जरिए से बिजली बन रही है वो हमारे घरों में आ रही है, तो क्या भविष्य में ऐसा सपना भी हम देख सकते हैं डॉक्टर रेहान की कोई भी सोलर के जरिए बनी हुई बिजली हमारे घरों तक आए किसी ग्रिड के जरिए? अभी भी जो हमारी ग्रिड है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो सोलर विंड से बनी हुई बिजली से आ रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा जिन घरों के छत पर सोलर पैनल्स लगे हैं तो वो घर अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा आप सोलर एनर्जी से ही पूरा कर रहे हैं। इसमें आप एक हमारे यहाँ एक स्कीम है पीएम सूर्य घर स्कीम, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ रूफटॉप हमें छत जो है प्राइमरीली वो घरों की छत होंगी, ऑफिसेज भी हो सकते हैं उसमें, कॉलेज स्कूल भी हैं, उनको हम सोलर एनर्जी वहाँ पर लगाने का टारगेट है जिसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। और एक बड़ा नंबर, उम्मीद है कि कुछ दिनों में ही वो 20 लाख के करीब पूरा हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन तो उसके 50 लाख के आसपास शायद हो चुके हैं। उसमें जो हमारा लोअर इनकम ग्रुप कह लें या छोटे कंज्यूमर्स कह लें 3 किलोवाट तक के, उनको बड़ी सब्सिडी है, कुछ केंद्रीय सब्सिडी भी है, कुछ स्टेट की सब्सिडी भी है। जब आप इस सिस्टम को अपना रहे हैं तो ना सिर्फ ये कि ये आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है लोकली, मगर साथ ही जो ज़रूरत से एक्स्ट्रा है वो फिर ये ग्रिड को जाता है वहाँ से। एक तरह से जो कंज्यूमर है वो इलेक्ट्रिसिटी सेलर बन गया और उसको उसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है। उसके बिजली के बिल में उसके यूनिट एडजस्ट किए जाते हैं, एक तरह से आपसे बिजली खरीदी जा रही है और इसके लिए किसी नए सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। जिस सिस्टम से आपके घर बिजली आ रही है वही सिस्टम आपके घर से बिजली ग्रिड को ले जा रहा है। तो इस तरह से आप देखें तो ऑलरेडी हमारी ग्रिड में सोलर एनर्जी, जिसे सौर ऊर्जा भी कह रहे हैं, उससे बनी हुई बिजली ऑलरेडी हमारे सिस्टम का पार्ट है और इस्तेमाल हो रही है कॉलेजेस में, घरों में, खेती के लिए। अब चलते हैं उन दिनों की तरफ जिन दिनों सूर्य देवता हम पर मेहरबान नहीं होते, यानी खास तौर कई दफे सर्दी में भी मावट वाले दिन होते हैं तो सूरज पे नजर नहीं आता बहुत दिनों तक। इसके अलावा अभी जैसे बारिश के दिन है तो ऐसे में सौर ऊर्जा सीधी इस ढंग से कम आ पाती है। और कुछ हमारे देश के बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है। उत्तराखंड के जो ऊपर हिमालय वाले इलाके वहाँ पर जो है सूरज हो सकता है बहुत कम दिन निकलता हो। तो बताएं कि जहाँ पर सूर्य देवता कम मेहरबान है वहाँ पर क्या किया जाए? देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला तो ये कि ये जो तकनीक है ये सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करती है, ना कि सूरज की गर्मी को। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत तेज़ धूप होगी तभी जनरेशन होगा, यानी लाइट अगर है, रोशनी अगर है तो जनरेशन होगा।
लेकिन ये बात आपकी ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि रोशनी बहुत कम हो जाए। उस केस में क्या है, जो हमारा सिस्टम है, ये प्लांट दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है ग्रिड कनेक्टेड प्लांट, एक कहलाता है ऑफ ग्रिड प्लांट। तो ज़्यादातर सिस्टम्स हमारे जो हैं वो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स हैं, जहाँ पे कि ग्रिड भी है और सोलर प्लांट भी है। अगर किसी वजह से आपके सोलर प्लांट का जनरेशन कुछ कम होगा तो अपने आप आपका ग्रिड से जो आप पावर ले रहे हो वो बढ़ जाती है। जैसे ही आपका सोलर का जनरेशन बढ़ेगा तो ग्रिड की पावर अपने आप कम हो जाएगी। इसमें घर में जो रहते हैं यूज़र जो हैं उनको कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। दूसरी बात है, हमें एक और इसमें फ़ायदा मिल रहा है। हमारा देश अगर आप ज्योग्राफी में देखें तो बहुत बड़ा देश है, फैलाव भी है और डाइवर्सिटी भी है। तो और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो बड़ी दुनिया की सबसे अच्छी ग्रिड में से एक मानी जाती है। तो हमारे यहाँ पॉसिबल है कि आप देश के एक कोने में जहाँ पे की रोशनी अच्छी है वहाँ बिजली बन रही है और दूसरे देश के दूसरे कोने में इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह से इसका जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है उसमें आपको मौसम की वजह से जो कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जबकि रोशनी कम होगी, जनरेशन कम हो जाएगा, मगर यूज़र को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम कहीं लगा है जहाँ पे कि ग्रिड नहीं है तो वहाँ पे स्टोरेज है ही, तो आपने जो स्टोर किया खुले दिनों से वो इस्तेमाल हो जाएगा। अब थोड़ा सा आते हैं कीमत पर, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बारे में सोचते हैं और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। ये माना जाता है कि अगर आपने 1 किलोवाट तक का भी सोलर पैनल लगाया है तो पैनल, उसके बाद बैटरीज और इन्वर्टर जो भी इनका शुल्क वगैरह मिला के 50,000 से 1 लाख रुपए। अगर आपने 3 किलोवाट का लगाया है तो हो सकता है 3 लाख का आपका उसका खर्चा है। उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी बात ये कि बैटरीज को भी आपको निश्चित समय बाद हो सकता है उनको रिप्लेस करना पड़े, वो खर्चा भी अलग है। और जो आपके पास घर में सीधी बिजली आ रही है उसके लिए बहुत ज्यादा शुल्क नहीं देना पड़ता और वो शुल्क महीने भर के बिल में आता है। यहाँ हो सकता है कि आपको एक बार 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए देने पड़े। तो बहुत सारे लोग इस कीमत को लेकर परेशान होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जो ये सिस्टम लग रहा है, जो ग्रिड कनेक्टेड जिसे हम बोलते हैं, इसमें तो बैटरी नहीं है, इसमें सिर्फ पैनल और इन्वर्टर होते हैं। दूसरे इसका जो खर्चा, हाँ आपकी बात ठीक है, 50 से 60 हज़ार रुपये पर किलोवाट ज़्यादातर एरियाज़ में आजकल हमारे देश में, मैं मानता हूँ कि यही इसकी का रेट होगा। तो 3 किलोवाट के लिए आप 1.5 से पौने 2 लाख के करीब। तो इसी को देखते हुए जैसे मैंने बताया, पीएम सूर्य घर के अंतर्गत 78,000 रुपये की सब्सिडी 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए दी जा रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है स्टेट्स भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि ये जो सब्सिडी है क्या एक इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के लिए ही है? फर्ज कीजिए किसी ने होटल लगाया है या किसी ने खेत में लगाना चाहे तो किसी कमर्शियल के लिए भी ये सब्सिडी है या मात्र इंडिविजुअल? देखिए इसमें क्या है कि जब ये शुरू हुआ था सिस्टम तब ये सब्सिडी का जो स्कोप था वो बड़ा था। अब ये जो स्कोप है ये 2 तरह के कंज्यूमर्स के लिए, रेजिडेंशियल और फार्मर्स के लिए अलग स्कीम है। होटल खोले उसे ये सुविधा नहीं। पहले मैं ये घर की बात पूरी कर लूँ। जब आप अगर अपने घर में लगाना चाह रहे हैं तो 78,000 की सब्सिडी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से है और कई स्टेट्स इसमें एडिशनल टॉप अप सब्सिडी जिसे कहेंगे तो 30,000 का मुझे मालूम है यूपी का, दिल्ली सरकार का भी मैं पढ़ा था कुछ दिन पहले, राजस्थान सरकार भी देती है, राजस्थान सरकार और भी कई स्टेट्स दे रहे हैं। तो आपको एक मेजर अमाउंट सपोर्ट हो गया और इनिशियली आपको अगर कैपिटल चैलेंज है तो लोन्स के भी कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं, ईजी लोन। और फिर इसमें एक और चीज़ की है डिजिटलाइजेशन के साथ, इसमें एक पोर्टल है। तो इसमें जो भी प्रोसेस आप करते हैं वो सारा उस पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हैं आसानी से। मेरी जानकारी में ये है कि बहुत फास्ट इसका पूरा प्रोसेस हो रहा है, यानी सब्सिडी मिलने तक। अब दूसरी बात इसकी, जो आप समझिए कि ये जो भी आपने इन्वेस्ट किया, यानी सब्सिडी मिलने के बाद भी जो आपका बचा इन्वेस्टमेंट, वो भी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इसमें 2 बातें मैं खास तौर से हाईलाइट करूंगा। एक तो ये ऐसा सिस्टम है जिसको कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। ऐसा बिजली बनाने के लोग बहुत बार बोलते हैं जादुई सिस्टम है, पैनल को बस आपको धूप में रखना है, ना कोई ईंधन चाहिए, ना कोई चीज़ इसमें घूमती है, ना कुछ और चाहिए, बस आपको पैनल जो आपने धूप में रखे हुए हैं पैनल्स, उनको महीने में 2 से 3 बार ऐसे साफ करना है जैसे आप गाड़ी का शीशा साफ कर देते हैं बस। डॉक्टर रेहान, एक और मजेदार बात आपको भी पता होगी कि बहुत सारे लोग आजकल चूंकि गर्मियां पड़ती हैं तो छत पे ठंडक के लिए भी इस तरह के पैनल लगा लेते हैं कि वो उनके शेड का भी काम करता है। ये इसका ड्यूअल यूज देखिए बहुत सारी जगहों पर कार पार्किंग में आप देख रहे होंगे इस तरह से, और शेड जो जहाँ पे कि आपको सिर्फ शेड चाहिए उसके लिए बहुत ये डुअल यूज हो सकता है। तो एक तो मैंने आपको खास बात बताई कि इसमें मेंटेनेंस ऑलमोस्ट 0 है। दूसरे ये ड्यूरेबल है, इसकी लाइफ आप देखेंगे तो पैनल को अगर कोई खास तौर से तोड़ ही ना दे
तो अदरवाइज ये मतलब आप बहुत बार देखेंगे कि वारंटी 25 साल की बहुत से पैनल्स की होती है। बहुत जगह पे बंदर कूदते हैं, उससे नुकसान नहीं, होता? उससे ये उस सब के अगेंस्ट ये टेस्टेड होते हैं, तो उससे कोई टूटेगा नहीं इस तरह से। अगर आप देखें 25 साल आपका सिस्टम चल रहा है और आपकी जो मंथली, अभी एक एक्सरसाइज हुई थी जिन लोगों ने लगाए हैं, करीब 50% लोगों ने कहा कि उनके रनिंग चार्ज 0 हो गए हैं, यानी फिक्स चार्ज तो आएगा ही आप। तो अगर आप इस तरह का बेनिफिट मिल रहा है, कहीं 60%, 70%, 80% तक बिल कम हो जा रहे हैं, एक तरह से ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया कि आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसका रिटर्न आप हर महीना ले रहे हैं। तो ये दोनों बातें इसमें अहम है। डॉक्टर मोहम्मद रेहान, एक सपना आप भी देख रहे हैं, आपके साथ देश भी देख रहा है, वो ये कि क्यों ना देश में 100% लोग जो भी बिजली का उपभोग कर रहे हैं वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। बताएं कि क्या ये सपना पूरा हो सकता है? जी, मैं इसलिए नहीं कि मैं सौर ऊर्जा से जुड़ा हूँ और इसलिए भी नहीं कि मैं सौर ऊर्जा संस्थान को देख रहा हूँ आजकल, लेकिन मैं इसको लेके कन्विंस्ड हूँ। मैं मानता हूँ कि ये फ्यूचर की नहीं, ये मतलब ये ही प्रेजेंट है हमारा, और प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों है। हमारे देश का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो होने का, तो मुझे लगता है कि उस लक्ष्य में सबसे बड़ा योगदान इसी का होगा। बहुत सारे प्रोजेक्शंस ये कह रहे हैं कि हम 5000 गीगावाट सोलर एनर्जी का हमारे देश में हो सकता है 2060 तक, हम इस नंबर तक चले जाएं। 2047 का तो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि 1200-1300 गीगावाट तक चला जाएगा। और क्योंकि देखिए इसकी 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। देखिए, ये एक तो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिहाज से ये सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई जलाना नहीं है आपको कोयला, तो कोई एमिशन नहीं है। दूसरा, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो सूरज की रोशनी के लिए तो कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और जब जैसे कि हम आत्मनिर्भरता, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस तरह से हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं। और तीसरा ये कि जिन जगहों पे बिजली नहीं पहुंच सकती, बहुत सारी जगह है आप ग्रिड पहुंचाने में चैलेंज है, क्योंकि देखिए आजकल बिजली के बिना पहाड़ी कोई इलाकों काम में नहीं। तो लोग खंबे कंधे पर ले जाकर लगाते बिल्कुल, हैं। जैसे खेती के ऊपर एक पूरी स्कीम है पीएम कुसुम नाम से, उसमें जो खेती के सिंचाई के लिए पंप यूज होता है उसका सोलराइजेशन किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। तो आप अगर किसानों से बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि पहले, यहाँ आपको मैं रोकूंगा। दरअसल जो पंप होता है, खासतौर पर बोरवेल वगैरह जो खेती में इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारे किसानों में ये भ्रम है कि सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा ताकत नहीं रखती, तो हमारे पंप का लोड ये ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। देखिए ऐसा है कि ऐसे ही जैसे आप पंप के लिए कह रहे हैं, ऐसे एयर कंडीशनर्स भी होते हैं हमारे घरों में, तो आपको पैनल उसी हिसाब से लगाना है। बड़ा नंबर जो है पंप सोलर ऊर्जा से चल रहे हैं। किसान जो ये फीडबैक दे रहे हैं कि पहले बहुत बार ऐसा होता था उन्हें रात में जाना पड़ता था सिंचाई के, अब उनका अपना कंट्रोल है, आप दिन में आप जब आप चाहिए आप अपने सिंचाई करिए, उनकी आसानी भी हुई। तो मैं कहना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बिना आजकल आप किसी भी सेक्टर को नहीं सोच सकते। तो एक हमारा टारगेट है कि बिजली पानी भी नहीं सोच बिजली सकते, के घर बिना में पानी कैसा आएगा, बिजली और नहीं होगी। बिजली सबको पहुंचानी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लक्ष्य है कि जो भी दूर दराज या छोटी जगहें, रिमोट प्लेसेस, वहां सब तक आप बिजली पहुंचाना चाहते हैं, तो सौर ऊर्जा से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। यानी आप इसमें आप खास बात देखेंगे कि अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तो वही पैनल लगेंगे, 2-3 पैनल आपने लगाए, 2 पैनल आपने लगाए। आप 1000 मेगावाट सिस्टम लगाएंगे, वही पैनल का बस नंबर बढ़ता जाएगा। तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। कोयले के प्लांट के साथ तो ये आसानी नहीं थी, आप कुछ ही जगह लगा सकते थे, बड़े बड़े प्लांट है वहां से आपको बिजली लेके जाना। पर्यावरण के लिए कोई इसका नुकसान नहीं, आत्मनिर्भरता, एनर्जी इंडिपेंडेंस, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी सबको पहुंचाने में इसका बड़ा योगदान है। तो इसको देखते हुए मैं ये मानता हूँ हम ऐसे वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं जब जो हमारा सबसे ज्यादा शेयर होगा हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, वो सोलर एनर्जी का ही होगा। डॉक्टर रेहान, अब थोड़ा सा आते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें, जैसे सरकारी दफ्तर, उसके साथ साथ सड़कों के किनारे जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो सरकारी पहल से यहाँ पर सोलर लाइट का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये अभी भी आप देखेंगे तो हाईवे के आसपास या रोड्स के आसपास सोलर लाइट्स बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कीमत ज्यादा होते हैं, कुछ कहते हैं साहब चुरा ली जाती है। तो एक तो सोलर लाइट्स हाईवेज पर, रोड्स के किनारे, स्ट्रीट्स के किनारे लग सकें, दूसरा सरकारी दफ्तरों का 100% सोलर एनर्जी में कन्वर्जन हो सके, इसके लिए भी कुछ किया जा रहा है। देखिए, सरकारी दफ्तरों के कन्वर्जन के लिए तो ऑलरेडी मैंडेटरी किया है सरकार ने कि उनको सोलराइज करना है, और वो दिसंबर 26 शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसकी डेडलाइन है। इसमें मैं आपसे शेयर करूंगा, बड़ी अच्छी स्कीम भी रही है। पहले एक स्कीम थी सेकी CPWD स्कीम, उसके तहत जो सरकारी बिल्डिंग्स थी केंद्र सरकार की, अगर आप सोलर प्लांट लगाते हो तो वेंडर लगाएगा, वही मेंटेन करेगा, आप उससे बिजली खरीद लीजिए, एग्रीमेंट कर लीजिए। कुछ सब्सिडाइज भी किया था
भारत सरकार ने, तो बड़े अच्छे रेट्स मिले लोगों को। तो और आपने एक कमर्शियल इंस्टॉलेशन की भी बात की थी। देखिए इसमें एक खास बात क्या है कि जो जितनी महंगी बिजली खरीद रहा है ग्रिड से, उसके लिए उतना ही फायदेमंद है इस पर जाना। तो आपने एक कमर्शियल सिस्टम की बात की थी, तो आप जानते हैं कि अगर घर का रेट बिजली जो आप खरीदते हो ग्रिड से वो 4-5 रुपया है, तो कमर्शियल के लिए 8-9 रुपया 10 रुपया तक होता है। तो उनके लिए और फायदेमंद है सोलराइजेशन। बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि वो महंगे रेट पर खरीद रहे हैं। एक मैं कहता हूँ स्कूल्स के लिए और कॉलेजेस, उनकी जो टाइमिंग है और सोलर एनर्जी की टाइमिंग बिल्कुल मैच करती है। दिन में काम करना है, दिन में आपके सूर्य के साथ स्कूल खुलता है, सूर्य के साथ तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये फाइनेंशियली यानी आर्थिक तौर पर भी अगर आप ये शिफ्ट कर रहे हो, तो आपके लिए चाहे आप कोई इंडस्ट्री हो, कोई आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, कोई ऑफिस हो या कोई कॉलेज है, तो आपके लिए फायदे की चीज है कि आप इस पे शिफ्ट करेंगे तो आप अपने बिजली के बिल को भी काफी कम कर लेंगे। डॉक्टर रेहान, थोड़ी सी सरकारी योजनाओं के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। कौन कौन सी ऐसी योजना है जिसके जरिए वो सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं और उन्हें इसका आर्थिक लाभ भी मिल सकता है? जी, एक तो पहले इशारा किया जिसकी तरफ, वो है पीएम सूर्य घर, जिसके अंतर्गत रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, सोलर प्लांट अगर लगाते हैं तो उनको सब्सिडी केंद्रीय सरकार की, मैंने आपको बताया 78,000 तक सब्सिडी केंद्र सरकार की है और बहुत सारी राज्य सरकारें भी दे रही हैं। उसके साथ उन नेट मीटरिंग एक सिस्टम है। जब आप अपने घर पे ये प्लांट लगाएंगे तो आप नेट मीटरिंग सिस्टम आपको मिलेगा। वो ये कहता है कि मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि आपको जब बिजली की जरूरत है तो आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर इस्तेमाल से ज्यादा आपका प्लांट बना रहा है जरूरत से ज्यादा, तो वो बिजली एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो आपका जो बिल बनेगा, एक्सपोर्ट कैसे होगी? कि घर में एक पोल से कुछ तार के थ्रू बिजली आ रही है, उसी मीटर में आपके सोलर प्लांट की आउटपुट आके कनेक्ट हो जाएगी। तो जब आपकी ज़रूरत से कम जनरेट हो रही है तो पूरी इस्तेमाल आपके घर में हो जाएगी, एक्स्ट्रा ज़रूरत है वो ग्रिड से पूरी होगी और ये ऑटोमेटिक होगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपको पता चलेगा कि जैसे अभी यूज़ कर रहे हैं वैसे यूज़ करते हैं। मीटर जो आपका है बस वो बदला जाएगा। अभी जो मीटर है आपका वो बस एक डायरेक्शन में पढ़ सकता है, उसकी जगह पे एक दूसरा मीटर लगेगा जो ये भी पढ़ेगा कि कितनी बिजली आपने ग्रिड से ली और कितनी बिजली आपने ग्रिड को भेजी। अब मान लीजिए एक महीने में आपने 200 यूनिट बिजली ग्रिड से ली और 40 यूनिट बिजली ग्रिड को वापस भेज दी, तो आपका जो बिल बनेगा वो 200 में से 40 घटाकर 200 - 40 160 यूनिट पे बनेगा। इस सिस्टम को कहते हैं नेट मीटरिंग सिस्टम। तो जो लोग अभी इस स्कीम के अंतर्गत सोलर प्लांट लगा रहे हैं वो नेट मीटरिंग में रहेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि आप जो बिजली भेज रहे हैं वापस, वो उसी रेट पे आपसे खरीदी जा रही है जिस रेट पे आप बिजली खरीद रहे थे। जो आपने इस्तेमाल कर ली वो तो आपकी फ्री हो गई और जो आपकी एक्सेस गई उसको आपको एक तरह से पेमेंट मिल गया। ये हमारा नेट मीटरिंग सिस्टम है। तो ये पीएम सूर्य घर स्कीम है। दूसरी अहम स्कीम है पीएम कुसुम, जिसका कि जो बेनिफिशियरी वो किसान है। उसके 3 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट में आप गैर उपजाऊ बारन लैंड ज़मीन है, उसके ऊपर 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगाएंगे तो आपसे बिजली कंपनी खरीदेगी, ये आपकी आय इनकम बढ़ाने की। दूसरे कंपोनेंट में आप अपने यहाँ पंप लगा लीजिए जो कि सोलर एनर्जी से चलेंगे। और तीसरे में आपके पास कोई पंप है अगर ऑलरेडी, उसका सोलराइजेशन कर लीजिए। और इन दोनों कंपोनेंट में काफ़ी हैवी सब्सिडी, यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80-90% तक सब्सिडी सरकार की तरफ से है। तो किसान अपने सिंचाई को सोलर एनर्जी पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये पीएम कुसुम स्कीम। तो ये 2 बड़ी अहम स्कीम अभी चल रही हैं। डॉक्टर मोहम्मद रेहान, जाते जाते तमाम श्रोताओं को ये जरूर बताएं कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है और क्या हमें करना ही चाहिए। देखिए, जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं जो कोयले से बनती थी, उसकी साथ दिक्कत ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत नुकसानदेह। CO2 एमिशन हमारे लिए एक चैलेंज है। ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से मौसम में बदलाव हुए हैं, तो सौर ऊर्जा अपनाने से एक उसकी तरफ अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरा, ये आज की तारीख में ये आर्थिक तौर पर भी एक बेहतर फैसला होगा क्योंकि आपको आर्थिक रूप से भी मदद करेगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिससे कि आप पर्यावरण को भी मदद कर रहे हैं और आर्थिक तौर पर भी आपको मदद हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसमें कोई और वजह बचती है। हमें इस शिफ्ट को करने के लिए हमें ज़रूर इसकी तरफ जाना चाहिए। और आज का जो टाइम है ये बहुत ही सूटेबल टाइम है क्योंकि हर तरफ से सपोर्टिंग है। सरकार की सपोर्ट है, एजेंसी की सपोर्ट है, जो भी आपके डिस्कॉम है, तो आप इसको ज़रूर इसको अपनाएं। और इसमें मैं तो कहूँगा कि ये देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में एक बड़ा योगदान होगा। डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डायरेक्टर जनरल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, आपका हृदय से आभार। पीएम सूर्य घर योजना के बारे में कुछ और जानकारी दे रहे हैं नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय में उप सचिव दिव्यांशु झा।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को जो बनाया गया है उसको हमने ये कोशिश की है कि कंज्यूमर जो है उसको हम अपना सेंट्रल फोकस रखें और इस योजना का लाभ उठाने के लिए कंज्यूमर को अपने रूफटॉप सोलर का इंस्टॉलेशन करने की प्रक्रिया जो है हमारे नेशनल पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पे करने की आवश्यकता रहती है। इस पोर्टल पे हमने सभी तरह की जानकारियाँ उन्हें उपलब्ध कराई है। उनके क्षेत्र में कौन रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं जिनके द्वारा ये इंस्टॉलेशन किया जा सकता है, उनके परफॉर्मेंस और उनके द्वारा किए गए इंस्टॉलेशंस की जानकारी वहाँ पे साझा की गई है। कोई भी कंज्यूमर इस पोर्टल पे जाकर के, जो डिस्कॉम का एक कंज्यूमर है वो उस पोर्टल पे जाकर के अपना एप्लीकेशन जमा कर सकता है, किसी भी वेंडर्स के माध्यम से अपना रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करा सकते हैं और अपने बैंक डिटेल्स उसी पोर्टल पे दिए जाते हैं। इंस्टॉलेशन के पश्चात जो डिस्कॉम का एक इंस्पेक्शन का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के पश्चात सब्सिडी का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली उनके खाते में दिया जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम पार्ट है, इस योजना के तहत कई हमारे बैंक्स जो हैं एक रियायती दर पे 7% या 6.5% इंटरेस्ट रेट पर लोन भी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें कंज्यूमर को अपफ्रंट बर्डन कम रहता है और मात्र 10% की अपफ्रंट पेमेंट पे और रेस्ट 90% जो है वो लोन के आधार पे इन बैंक्स के माध्यम से भी इस प्लांट को इंस्टॉल किया जा सकता है। इस प्रणाली को भी हमने डिजिटल किया है और हमारे पोर्टल के माध्यम से ही सभी बैंक्स के अंतर्गत इस लोन फैसिलिटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो नेशनल पोर्टल है वो उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि डिस्कॉम का कंज्यूमर अकाउंट नंबर जो है वो यूनिक है या नहीं है और ये जानकारी सभी डिस्कॉम्स के साथ इंटीग्रेटेड है, ऑटोमेटिक है और उसी डिटेल्स के आधार पे सारी जानकारी ऑटो अपलोडेड रहती है। तो कंज्यूमर को अपने तरफ से जानकारी भरने की जो आवश्यकता है उसको हमने मिनिमल रखा है। जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उसको भरने का जो प्रेरोगेटिव है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंसर्न वेंडर की रहती है, जो इसी पोर्टल पे जाकर के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के डिटेल्स भरते हैं और डिस्कॉम के द्वारा जो है इंस्पेक्शन का एक पार्ट रहता है जहाँ पे डिस्कॉम के कोई इंजीनियर जाकर के इसको वेरीफाई करते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई मैनुअल इंटरवेंशन कंज्यूमर की तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं है और जो सब्सिडी क्लेम का जो प्रोसेस है वो भी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, सेंट्रलाइज्ड है और अब हम लोग जो सब्सिडी प्रोसेसिंग का पार्ट है उसको हम लोग 3 to 5 डेज के अंतर्गत कंप्लीट करने की भी कोशिश करते हैं। आप थे दिव्यांशु झा, जो कि उप सचिव हैं नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय में। सूर्य रश्मियां हमारे देश को हमेशा आलोकित और ऊष्मित करती रही हैं। इन्हीं ऊष्मा और ऊर्जा की किरणों से अब हम हमारे घर परिवार भी रोशन कर सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ इतनी कि हम परंपरागत बिजली के स्रोतों से हटकर भी थोड़ा सोचें और करें। हमारा देश भौगोलिक रूप से विविध भी है और संपन्न भी। सूर्य रश्मियों और इनकी ऊष्मा को हम जितना ज्यादा अपने ऊर्जा स्रोतों के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे, उतना ही देश ऊर्जा के मामले में संपन्न बनता जाएगा। इतने बड़े देश और इतनी बड़ी जनसंख्या की ऊर्जा की जरूरतें भी बड़ी हैं और इन जरूरतों को पूरा करने और करते रहने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों का हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। तभी हम देश की ऊर्जा और ऊष्मा को बढ़ाए और बनाए रखने में अपना सहयोग दे पाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत के निर्माण में अपना भी योगदान दे पाएंगे। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट